हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा एक और वीडियो लेके आया हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने जून 2022 का MCS 024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। उसका मैं क्वेश्चन 1 ही सॉल्व कर पाया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को सॉल्व करूँगा। यार ये पता नहीं क्यों इसके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट टफ हैं, बहुत बड़े हैं, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए मेरे को इतने पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, कमेंट करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थ्योरी क्वेश्चन था। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। ए पार्ट जो है इसका 6 मार्क्स का। एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर जो है आपकी मेलिंग एप्लीकेशन में किस तरीके का हेल्प करेगा। तो यार ये आपके जो बुक है, आपकी बुक के अंदर ही ये पार्ट था आपका, जिसमें ये सारा मैटर लिखा हुआ था। ये ब्लॉक 4 था बुक का, वहीं से मैंने इसको शॉर्ट किया है और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, ये सर्वलेट्स का पार्ट होते हैं। इन सर्वलेट्स वाले चैप्टर में से ये आ रहा है। मान लो ये आपका क्लाइंट है। क्लाइंट सीधा सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लाइंट जब सर्वर से सीधा रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स आईपी एड्रेस एंड डीएनएस, ठीक है ना। क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा सर्वर को, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज सकता है। टू कंट्रोल दिस बिहेवियर, टू कंट्रोल द क्लाइंट एंड टू लिमिट द सर्वर कैपेबिलिटीज, हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक और सर्वर डालते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। सो अगर ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट अब सीधा सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बीच में पड़ा होगा एक प्रॉक्सी सर्वर। क्लाइंट आपकी सारी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को भेजेगा। प्रॉक्सी सर्वर इन क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और इनको फॉरवर्ड कर देगा किसको, आपके रिमोट सर्वर को, ठीक है जी। जो रिमोट सर्वर होगा उसको प्रोसेस कर देगा। तो प्रॉक्सी सर्वर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिमोट। इससे फ़ायदा क्या है। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि क्लाइंट का आईपी एड्रेस ब्लॉक किया जा सकता है। रिमोट सर्वर को कहीं पता ही नहीं चलेगा कि ये किस आईपी एड्रेस से इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस उसको मिलेगा। दूसरा, क्लाइंट कई बार अननेसेसरी रिक्वेस्ट भेजता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, कुछ लिमिटेड रिक्वेस्ट को अपने कैशे में रख सकता है और जब भी क्लाइंट मांगे तो कैशे से ही डाटा भेज सकता है। मीन सर्वर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर की मदद से हम क्लाइंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी वेबसाइट वो देखे, कौन सी वेबसाइट ना देखे। तो अगर वो facebook.com की सपोज रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर इसको देख के लिमिट कर सकता है कि नहीं भाई, आप इस facebook.com वेबसाइट को नहीं चलाओगे, वर्किंग आवर्स में आप फेसबुक को नहीं चलाओगे। ओके, तो यही थियोरेटिकली हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। और फिर ये मेलिंग में कैसे हेल्प करता है, तो वही बात जो मैंने बता के हटी है कि प्रॉक्सी सर्वर से क्या होगा, आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका डेटा जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस कंप्यूटर को ले लेते हैं कुछ सर्वर्स, उससे रुक जाएगा, ठीक है ना। प्रॉक्सी सर्वर क्या होंगे, आपके आईपी एड्रेस को हाइड कर देंगे, इससे आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आगे लीक नहीं होगी, बच जाएगी। अनोनमस प्रॉक्सी सर्वर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई तरीके की वेब सर्विसेज, मेलिंग सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। proxysite.com एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपको कई प्रॉक्सी सर्वर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको यूज़ करते हो, जैसे आप क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट करता है, तो कई बार क्या होता है, जो आपके मार्केटर्स होते हैं, टेली मार्केटिंग्स वाले होते हैं या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, वो आपके आईपी एड्रेस को फेच कर लेंगी, वो आपके इंटरेस्ट के बारे में पता कर लेंगे, फिर आपको फालतू की स्पैम और जंक ईमेल्स भेजेंगी। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो कि अगर आप प्रॉक्सी सर्वर को यूटिलाइज करोगे तो भाई ये 2 स्लाइड्स थी यार, एक पिछली स्लाइड और एक ये वाली स्लाइड, ठीक है ना। ये आपका पहला पार्ट था, 2A का पहला क्वेश्चन था जो उसने पूछा था 6 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है सर्वलेट और एप्लेट का डिफरेंस क्या है और सर्वलेट का लाइफ साइकिल। तो ये मैंने सर्वलेट और एप्लेट का डिफरेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले भैया ये एप्लेट की डेफिनेशन है और ये सर्वलेट की डेफिनेशन है। सर्वलेट नाम से ही बता रहा है, ये सर्वर की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है, एक्सटेंड करता है। जबकि एप्लेट एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्लाइंट पे चलेगा लेकिन पड़ा होगा सर्वर पे, सर्वर से डाउनलोड होकर क्लाइंट पे चलेगा। तो एज यू कैन सी, अगला पॉइंट, ये क्लाइंट पे चलेगा लेकिन ये सर्वलेट है तो ये सर्वर पे चलता है, ठीक है ना। इसके अंदर एप्लेट यूज करने का मोटिव क्या है, कुछ इंटरेक्टिव फीचर्स देने के लिए, कोई ग्राफिकल चीजें लगाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। क्या सर्वलेट का ये काम नहीं है। सर्वलेट्स जो है, जैसे आपकी वेब पेज, वेब डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं PHP एंड ASP.NET, उसका अल्टरनेटिव है जावा द्वारा।
अगर आप एप्लेट का लाइफ साइकिल देखोगे तो उसके अंदर इनिट, स्टॉप, पेंट, स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉय मेथड होते हैं। अगर आप सर्वलेट के लाइफ साइकिल की बात करोगे तो 3 ही फेस हैं, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। एप्लेट जो है उसको अगर आपने चलाना है तो उसको GUI चाहिए, GUI के लिए उसको AWT या स्विंग क्लास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपको सर्वलेट के अंदर। एप्लेट में सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है, सर्वर सिक्योर होते हैं। एप्लेट जावा स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट होता है, सर्वलेट जो है वो एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट होता है। एप्लेट से चलने के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी और सर्वलेट से चलने के लिए कम बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आप एक एप्लेट्स और सर्वलेट्स का डिफरेंस लिख सकते हो। बहुत सारे थे, मैंने कॉमन 8 जो आसानी से याद हो जाए, लिखे जाए, मैंने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद उसने सर्वलेट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने को बोला था। तो यार ये सर्वलेट लाइफ साइकिल का आप एक डायग्राम बना सकते हो। आपके बुक के पॉइंट से ही मैंने एक लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाया है। तो जब सर्वलेट शुरू होगा तो क्या होगा, पहले ये सर्वलेट क्लास को लोड करेगा। शुरू हुआ, सबसे पहले ये क्या करेगा, सर्वलेट क्लास को लोड करेगा, फिर सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, इंस्टेंस करेगा, फिर उसके इनिट मेथड को कॉल करेगा, फिर सर्विस मेथड को कॉल करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स रिसीव करेगा, फिर ये मेथड डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होने के बाद ये एग्जिट कर जाएगा। ये सर्वलेट का लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। तो यही थ्योरेटिकली यहाँ पे बताया गया है। द कंटेनर इन विच द सर्वलेट हैज बीन डिप्लॉयड कंट्रोल्स द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। सर्वलेट तो कंटेनर है, वही सर्वलेट को हैंडल करेगा। मैंने रिक्वेस्ट इज मैप टू अ सर्वलेट, कंटेनर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो वही चीज़, सर्वलेट को लोड करेगा, इंस्टेंस बनाएगा, वही उन्हीं को प्रॉपरली थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये भी थ्योरेटिकल था, इसमें कोई प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये डायग्राम है, डायग्राम के साथ थ्योरी है और ये डिफरेंस है। ये आपका पार्ट बी था जिसमें से सर्वलेट और एप्लीकेशन के बारे में पूछा हुआ था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है कि भैया एक टेक्स्ट फाइल के कंटेंट दूसरे में कॉपी कर दो और मुझे अपना प्रोग्राम जब लिखोगे तो कमेंट्स भी लिख के दो। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है ना। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ पहले कि आपको पता चले कि उसने क्या कहा है करने को। तो ये आपका कॉपी फाइल का प्रोग्राम है जो मैंने चला के टेस्ट करके देखा है। पहले चलाते हैं फिर समझते हैं। तो राइट क्लिक, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, तो ये फोल्डर जहाँ पे अपना प्रोग्राम सेव है। यहाँ पे मैंने एक ये ABC फाइल बनाई हुई है, इसके अंदर हम नए कंटेंट डाल देते हैं 11, 22, 33, 44, तो कुछ नंबर पड़े हुए हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी कॉपी बनाऊंगा, इसकी कॉपी नई फाइल में बनाऊंगा। ओके, तो प्रोग्राम में उसने ये बोला था कि इस ABC के कॉपी बना के दो। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ओपन पावरशेल विंडो हेयर, कंपाइल करने का इंस्ट्रक्शन होता है जावा सी कॉपी फाइल डॉट जावा, एंटर। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं था। अब रन करने के लिए जावा कॉपी फाइल, जावा कॉपी फाइल, एंटर। तो फाइल का नाम क्या था, अभी जो मैंने अभी फाइल में कंटेंट डाले थे वो थी abc.txt, एंटर। कहता है इसकी जो डेस्टिनेशन फाइल जो आप कॉपी करना चाहते हो उसका नाम क्या रखोगे, सपोज कॉपी abc.txt। मिस्टेक कर दिया है, इसको सही करने दो, एंड एंटर। तो यहाँ पे मैसेज आएगा कॉपी फिनिश्ड। अब इसको बंद करके देखते हैं कहाँ पे हुई है। तो यू कैन सी कॉपी abc.txt, ये आपका ABC फाइल था। 11, 22, 33, 44 पड़े हैं और ये आपका कॉपी पड़ गया है जिसके अंदर ये फाइल को कॉपी कर दिया गया है। ओके, अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। तो जब फाइल हैंडलिंग की बात आती है तो आपको IO पैकेज का जरूरत पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूटिल पैकेज, यूजर से इनपुट लेने के लिए फाइल नेम, तो यूटिल पैकेज लिखा है। तो मैंने कमेंट बना के लिख दिया है कि IO पैकेज यूज़ किया है फाइल हैंडलिंग के लिए और यूटिल पैकेज यूज़ किया है इनपुट लेने के लिए। फिर प्रोग्राम शुरू किया। अब मेन फंक्शन के साथ मैंने थ्रोज एक्सेप्शन लगाया है। तो मैंने इसके बारे में लिखा है, क्यों लिखा है कि भैया जब फाइल पे आप काम करते हो तो एक्सेप्शन रेज कर सकता है। इससे बचने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड के साथ उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भेज देंगे जो हमने भेजा है। फिर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस लाइन से मैंने बताया है। फिर 2 वेरिएबल लिए हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स में सोर्स फाइल का नाम पूछेंगे, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन फाइल का नाम पूछेंगे। तो उसको इनपुट करवाया, ठीक है, इन लाइन से, यहाँ पे कमेंट में लिख दिया है। अब दोनों फाइलों को ओपन करना है। जो सोर्स फाइल होगी वो रीड पर्पस के लिए ओपन करेंगे, तो इसके लिए फाइल रीडर क्लास है। फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल रीडर FR इक्वल्स न्यू फाइल रीडर, और ये जो आपने सोर्स फाइल नेम लिखा है वो यहाँ पे पास कर दिया। और जहाँ पे आपने डेटा कॉपी करना है वो राइट पर्पस के लिए खुलेगी, तो उसके लिए आपने फाइल राइटर क्लास बनाई है, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया है और डेस्टिनेशन नाम का फोल्डर रख दिया। इस ट्रू को आप स्किप भी कर सकते हो, कोई वरी नहीं है। क्योंकि इंटीजर्स पड़े थे मेरे 11, 22, 33, 44, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर C वेरिएबल लिया, एक लूप लगाया
कि यार जो तूने फाइल खोली है ना ABC फाइल, उसको रीड कर, उसको रीड करके पहला कंटेंट C में डाल दे, चेक कर कहीं वो -1 तो नहीं है। जो फाइल एंड होती है वो बाय डिफॉल्ट -1 से एंड होती है। जब तक वो -1 नहीं है तब तक क्या कर, उस C को उठा फाइल W में राइट कर दे। तो ये लूप क्या करेगी, जितने भी नंबर्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे, उन सबको उठा के सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल पे मूव कर देगी। जब ये मूव हो गए हैं तो मैं क्या करूंगा, मैसेज दिया कि भाई हाँ कॉपी फिनिश हो चुकी है, अब इन दोनों फाइलों को हम क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने fr.close fw.close किया तो मेरी फाइल क्लोज हो गई है। ठीक है ना। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने प्रोग्राम का। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। क्वेश्चन 2 इसी के साथ खत्म। क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3, स्ट्रिंग बफर क्या है और एक प्रोग्राम लिखो अपेंड करने का। तो जावा में स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बफर, और तीसरा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त। चलिए कोई ना, अगर नाम याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास और एक स्ट्रिंग बिल्डर होती है। यस, स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, 3 क्लासेस होती हैं। स्ट्रिंग क्लास जो है वो एक फिक्स्ड स्ट्रिंग बनाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्ट्रिंग ए इक्वल टू, और इस यहाँ पे नाम लिखा है आपने सपोज ABC। अब आप इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि ABC डिलीट हो जाए और यहाँ पे DEF आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन वो बीच के कंटेंट को अपेंड नहीं करने देगा, चेंज नहीं करने देगा। स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल स्ट्रिंग बनाती है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस जो है वो म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनाती है जिसमें चेंज किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास क्या है, ये भी स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है। फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रिंग बनाती थी स्ट्रिंग क्लास, और इम्यूटेबल बनाती थी। स्ट्रिंग बफर उल्टा बनाएगी, ग्रोएबल एंड राइटेबल। इसके अंदर कैरेक्टर, सब स्ट्रिंग, सब कुछ को मिडल में और एंड में इंसर्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से स्पेस बनाती रहती है। ठीक है ना। म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाने के लिए हम स्ट्रिंग बफर क्लास को यूज करते हैं। तो ये आपका स्ट्रिंग बफर क्लास का इंट्रोडक्शन आ गया जी। और ये एक छोटा सा प्रोग्राम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। किया क्या है हमने, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ये रहा, और जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे नाम लिख दिया फर्स्ट। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गया है SB1 जिसके अंदर मेरा फर्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर मैंने इसको प्रिंट करवा लिया तो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर अपेंड कर दे लास्ट। ये लास्ट डबल कोट्स में होना चाहिए था, जस्ट अ सेकेंड। ये चेंज करना पड़ेगा लगता है। ओके, 2 मिनट। 3 main string args SB1 equal to string buffer dot out dot println string before append then SB1 dot append last, and then again string after append। तो दिस शुड हैव बीन द प्रॉपर कोड। तो मैंने वो डबल कोट्स में नहीं लिखा था, इसलिए वो ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हो, मैंने समझा भी दिया है। आई होप आप लोगों को समझ भी लग गया होगा। तो अपेंड फंक्शन क्या है, आपके स्ट्रिंग के बीच में अपेंड कर सकता है। ओके। तो ये आपका क्वेश्चन 3 का पार्ट ए था, ये खत्म हो गया है। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, एप्लेट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करना है, और हमें एक्सप्लेन करना है कि एप्लेट्स होते क्या है, प्रोग्राम बनाना है पैरामीटर के थ्रू। तो हुआ क्या है, वो ये कह रहा है कि आप एक HTML कोड से जावा को मैसेज पास करो। ऐसा करने के लिए HTML के अंदर परम टैग यूटिलाइज होता है, और जावा में इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए गेट पैरामीटर नाम का मेथड होता है। तो मैंने एप्लेट पैकेज बनाया और AWT पैकेज को इंपोर्ट किया। फिर कमेंट के अंदर रखा है एप्लेट टैग, लिखा एप्लेट कोड, जो क्लास का नाम है वही नाम, कितने बाय कितने का विथ हाइट हो वो मेंशन किया। इसके अंदर परम,
जैसे आप वेरिएबल लेते हो a इक्वल्स टू 10 जावा में, वैसे यहां पे कैसे लेंगे एचटीएमएल में, नेम इक्वल टू जो भी नाम होगा a एंड वैल्यू इक्वल्स टू जैसे 10। तो यहां पे मैंने लिखा है कि लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग। तो नेम इक्वल टू लैंग्वेज हो गया, आगे फ्यूचर में इसी नाम से इसको यूज किया जाएगा, और वैल्यू जावा प्रोग्रामिंग था, ये जावा प्रोग्रामिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कमेंट बंद करने के बाद मैंने क्या किया, अपनी क्लास बनाई, उसको एप्लेट में कन्वर्ट किया बाय एक्सटेंडिंग द एप्लेट, उसके अंदर पेंट मेथड बनाया, उसके अंदर स्ट्रिंग बनाया, लेकिन वो वैल्यू कहाँ से लेगा, गेट पैरामीटर, मतलब ऊपर से परम टैग आ रहा है उससे वैल्यू लो। कौन सा वेरिएबल है, लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज वेरिएबल आ गया। इसने क्या किया, जावा प्रोग्रामिंग वैल्यू को उठा के कहाँ डाल दिया, एल ए वेरिएबल में, और जी डॉट ड्रास्टिंग ने क्या किया, उस एल ए को डिस्प्ले कर दिया 100, 200। तो अगर आपका ये एप्लेट है तो उसने यहाँ से 100 का गैप लिया, यहाँ से 200 का गैप लिया, जो लोकेशन बनी वहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग को मैसेज को प्रिंट कर देगा। तो ये आपका प्रोग्राम था। और फिर आता है एप्लेट लाइफ साइकिल। अब ये छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स हैं यार, आई होप आप लोगों को विजिबल होंगे, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल क्या होता है, जब भी आप एक एप्लेट लिखते हो या चलाते हो तो एप्लेट कई स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, उन स्टेजेस को आप लाइफ साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हो। बॉर्न स्टेट, रनिंग स्टेट, आइडल स्टेट, डेड स्टेट, ये 4 स्टेट है। इसका डायग्राम बना हुआ है जो आप एग्जाम में बना सकते हो। आफ्टर दिस स्क्रीन यू हैव टू गो हेयर। तो इनिट स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है। ये पहला मेथड है जो एग्जीक्यूट होगा, पहला मेथड है जो एग्जीक्यूट होगा जब आप एप्लेट चलाओगे। सिर्फ एक बार चलता है एप्लेट लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या कर सकते हो, पैरामीटर को रीड कर सकते हो, फॉन्ट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, इमेज ऑडियो फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका एग्जाम्पल है बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को सेट करने का। फिर आता है रनिंग स्टेट, ये दूसरा स्टेज है, ठीक है ना। स्टार्ट मेथड जब चलता है तो इस स्टेज में आ जाता है। यहाँ पे कोड ऑफ एप्लेट जो है एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है, इनिट मेथड के बाद ये चलता है, तो ये आपका स्टार्ट स्टेज है। देन कंटिन्यू हेयर। डिस्प्ले स्टेट, जब आप पेंट मेथड को कॉल करोगे, जब आप पेंट मेथड को कॉल करोगे तो आपकी स्क्रीन पे जो आपके एप्लेट की स्क्रीन है वहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले करवाया जाएगा। पेंट मेथड जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो, जैसे कि इनिट सिर्फ एक बार चलता था, ये जितनी मर्जी बार कॉल कर लो। हर एक एप्लेट प्रोग्राम में इस मेथड का होना जरूरी है, ये जो पेंट मेथड है। फिर आता है आइडल स्टेट, जब आप अपने एप्लेट विंडो को मिनिमाइज कर देते हो तो वो आइडल स्टेट मतलब सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग स्टेज पे चला जाता है। जब आप स्टॉप मेथड को कॉल करोगे तो आइडल स्टेट में चला जाएगा, और जब आप डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करोगे तो आपका एप्लेट बंद हो जाएगा, डिलीट एग्जिट कर जाएगा मेमोरी से, मेमोरी स्पेस से हट जाएगा, लाइफ साइकिल उसका खत्म हो जाएगा। तो ये आपका एप्लेट का लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 स्लाइड्स में एप्लेट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है। एंड अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इवेंट क्या है, इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है जावा के अंदर, और आप कीवर्ड इवेंट को प्रोग्राम लिख के दो मुझे। 8 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो सबसे पहले इवेंट क्या होता है, जब आप ग्राफिकली कोई काम करते हो, जैसे आप एक लॉगिन विंडो बना रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा है लॉगिन विंडो, फिर आपने क्या किया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ईमेल बॉक्स बनाया है, एक पासवर्ड बॉक्स बनाया है, फिर आपने यहाँ पे एक सबमिट बटन लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। अब आप ये चाहते हो, कि यूज़र आके यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाले, पासवर्ड डाले, और सबमिट बटन जब क्लिक करे तो ये ईमेल और पासवर्ड को चेक किया जाए या कुछ भी काम किया जाए। तो यू वांट टू एग्जीक्यूट द कोड ओनली व्हेन सम इवेंट हैपेंस, द इवेंट इज लाइक क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन, सो दिस इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। तो ये जीयूआई का पार्ट है, बटन को क्लिक करना, माउस को ड्रैग करना, कीबोर्ड को क्लिक करना, तो ये इवेंट हैंडलिंग होती है। इसके लिए आपको aw.event पैकेज को कॉल करना पड़ेगा, और इवेंट हैंडलिंग को परफॉर्म करने के 3 स्टेप होते हैं। पहले अपने कंपोनेंट को रजिस्टर करना होता है, इस बटन को आप रजिस्टर करोगे। फिर होता है आपका उसके जो रिक्वायर्ड लिस्नर है उसको यूज़ करना। तो आप जो अपनी क्लास में काम करोगे उसके अंदर उसके लिस्नर को कॉल करोगे यूजिंग इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट हुए हैं। और फिर जब आप इन लिस्नर्स को कॉल करोगे तो हर एक लिस्नर के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। अगर कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड 3 तरीके के इवेंट जनरेट करता है, की प्रेस, की रिलीज, की टाइप्ड। ABCD 1 2 3 और सिंबल्स जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं तो वो की टाइप्ड होगा। की प्रेस्ड, जब आपने एंटर बटन प्रेस किया तो की प्रेस्ड होगा। की रिलीज, जब आपने अप डाउन की को प्रेस किया और छोड़ दिया वो की रिलीज में होगा। तो ये मेरा प्रोग्राम है जी इवेंट हैंडलिंग का। एप्लेट क्लास को इंपोर्ट किया, AWT क्लास को इंपोर्ट किया और इवेंट क्लास को इंपोर्ट किया। क्योंकि एप्लेट है तो इसके अंदर एप्लेट टैग चाहिए कमेंट के अंदर। फिर अपनी क्लास के अंदर एप्लेट बनाने के लिए एक्सटेंड्स एप्लेट किया, और क्योंकि इसमें
कीबोर्ड इवेंट इंप्लीमेंट करने हैं तो हमने की लिस्नर को इंप्लीमेंट कर लिया, ये सेकंड स्टेज जो है वो हमने कंप्लीट करी है। फिर जैसे एप्लेट के लाइफ साइकिल के अंदर आपका इनिट मेथड होता है, तो इनिट मेथड के अंदर क्या किया, इसको रजिस्टर करवा दिया, जो पहला स्टेप था की लिस्नर को रजिस्टर करवा दिया। फिर इसके 3 मेथड प्रेस्ड, रिलीज और टाइप, तो उनको कंप्लीट किया है। स्टेटस बार पे मैसेज प्रिंट किया है, जब की दबाओगे तो की डाउन, जब की छोड़ दोगे तो की अप। अगर कोई आप की कैरेक्टर डालते हो, ABCD टाइप करते हो, तो 1 2 3 टाइप करते हो, तो गेट की कैर उसकी कैरेक्टर वैल्यू उठाएगा, आपके मैसेज में ऐड करेगा, और रीपेंट मेथड इसको दोबारा कॉल कर देगा, रीपेंट मेथड सॉरी ये रहा, और ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम था जो आपने अपने पेपर में लिखना था इवेंट हैंडलिंग का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर प्रॉपर क्लियर स्क्रीन चाहिए तो ये रहा थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दैट इज़ योर स्क्रीनशॉट। ठीक है, 4th एंड 5th क्वेश्चन मैं जल्द ही अपनी वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।